हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। अयोध्या में शिलान्यास हो गया है। प्रधानमंत्री जी ने सिया राम का नारा भी दिया है और बिल्कुल सही कहा कि पूरा देश राममय है। और क्योंकि देश राममय है इसीलिए हम अयोध्या में जो केस हुआ बाबरी मस्जिद के जजमेंट का, उसकी इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे हैं। मुझसे कुछ व्यूअर्स ने ये कहा कि साहब बाबरी मस्जिद के केस पे बहुत फोकस हो गया और भी इतने नए टॉपिक्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वगैरह चल रहे हैं, उन पे कुछ बोलिए। तो ये मैं आज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे बात करूंगा। प्रशांत भूषण के मामला है इसमें, इस वीडियो में। लेकिन हम बाबरी मस्जिद केस के जजमेंट की एनालिसिस जारी रखेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसे जरूर देखिए, क्योंकि किसी भी जगह न राइटिंग में ना किसी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जजमेंट की एनालिसिस इतनी डिटेल में नहीं हुई जितनी हम कर रहे हैं। आइए अब जरा सा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, मैं वहीं से शुरू कर दे रहा हूं। बाबरी मस्जिद का कॉन्टेक्स्ट है, देश राममय है, कि कल्याण सिंह जो यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि हम बाबरी मस्जिद का बाल भी बांका नहीं होने देंगे। जब 6 दिसंबर की कार सेवा हो रही थी और लोग कोर्ट में गए थे कि इसको रोकिए, वहां यूपी के चीफ मिनिस्टर का राइटिंग में एफिडेविट है, उनकी अंडरटेकिंग है। और उसके बाद आपको मालूम है कि यूपी के चीफ मिनिस्टर ने कुछ नहीं किया और 6 दिसंबर को ढांचा गिर गया। आज इतने साल हो गए हैं, 28 साल, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के इस मामले में कल्याण सिंह को सजा नहीं हुई। वो जो क्रिमिनल मामला है उसमें भी सजा नहीं हुई, वो बीच में गवर्नर थे। अब सीबीआई उनसे कुछ थोड़ी बहुत मालूमात कर रही है। लेकिन प्रशांत भूषण जो देश के एक लीडिंग वकील हैं, जो देश के कॉन्शियंस कीपर हैं, जिन्होंने इस देश के लीगल सिस्टम को नई डायरेक्शन दी है थ्रू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और ऐसे बड़े बड़े कॉजेस जो हैं वो कोर्ट में लेके गए हैं और उनकी वजह से हमारा लॉ इंप्रूव हुआ है, उनको नोटिस दिया गया है। उन्होंने अपॉलॉजी करने से मना किया है, एक थोड़ा सा अपना स्टेटमेंट जो है विथड्रॉ किया है जो फैक्चुअली इनकरेक्ट था। लेकिन हमें ये अब जानने की जरूरत है कि ये जो पूरा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का लॉ है ये क्या है, ये कैसे शुरू हुआ, क्या क्या चीज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती है, क्या क्या चीज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होती। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि संविधान और संविधानवाद का मतलब यह है कि सब अपनी सीमाओं में रहें। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसकी भी सीमाएं हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, एक एक्सेप्शन है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। लेकिन जनतंत्र में बेसिक वैल्यू जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और क्यों है फ्रीडम ऑफ स्पीच? क्योंकि मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज में सारे आइडियाज आने दे दीजिए। अगर कोई झूठ भी बोल रहा है, कोई गलत भी कह रहा है, उस बात को आने दीजिए, क्योंकि अगर वो सही हुई तो समाज उस सही बात से महरूम हो जाएगा, और अगर वो गलत है तो उसे कंपटीशन में आने दीजिए ताकि वो साबित हो जाए कि जो वो कह रहा है वो गलत है। इसलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और फ्रीडम ऑफ स्पीच में अगर मुकाबला होगा तो ग्रेटर वैल्यू जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की होनी चाहिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। इसीलिए जो विश्व की लिबरल डेमोक्रेसीज हैं वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अब बहुत कम इस्तेमाल करती है। आइए मैं 2-4 आपको केसेस बता दे रहा हूं, फिर उसके ओरिजिन पे जाएंगे। स्पाई केचर का केस है इंग्लैंड का, 1987 का। पीटर राइट ने ये किताब लिखी थी, ये इंटेलिजेंस के ऑफिसर रहे हैं। अब इनके इस जजमेंट के बाद डेली मिरर जो उनका अखबार है, उन्होंने एक तस्वीर छापी जिसमें जो 3 जजेस थे, लॉ लॉर्ड्स। आपको मालूम है उस जमाने में हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो था वो इंग्लैंड की हाईएस्ट कोर्ट था। अब 2009 के बाद उनके यहां भी एक सुप्रीम कोर्ट बन गई है। तो जो 3 जजेस ने फैसला दिया था, उनकी अपसाइड डाउन तस्वीर छापी, यानी ऊपर से नीचे की तरफ, और उसको कैप्शन दे दिया उन्होंने, यू ओल्ड फूल्स, तुम बुढ़े बेवकूफ। ये 3 जजेस हाईएस्ट कोर्ट के जो हैं उनके बारे में ये कैप्शन डेली मिरर ने दे दिया। अब जो लॉर्ड टेम्पलमैन जज हैं
उन्होंने कंटेम्प्ट इनिशिएट करने से मना कर दिया और उन्होंने ये कहा कि भाई ये बात तो सही है कि मैं ओल्ड हूं, बुढ़ा हूं, लेकिन ये बात कि मैं बेवकूफ हूं, ये मैटर ऑफ परसेप्शन है। हो सकता है वो लोग समझते हो मैं बेवकूफ हूं, मैं समझता हूं मैं बेवकूफ नहीं हूं। अभी ब्रेक्सिट के बाद का जजमेंट ले लीजिए, उसके बाद फिर डेली मिरर ने जो टाइटल दे दिया और अखबार में छपा उस जजमेंट के बारे में रिपोर्ट लिख दिया, एनिमीज ऑफ पीपल, यानी जजेस को लिखा जा रहा है एनिमीज ऑफ पीपल, लेकिन कोई कंटेम्प्ट नहीं हो रहा है। ये जो एक बात है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये रेलिक ऑफ पास्ट है। हमारे यहां इधर बहुत इस्तेमाल होने लगा है। जस्टिस काटजू को बुलाया गया कोर्ट में और फिर वो उनकी एक अपॉलॉजी हुई। उसके अलावा प्रशांत भूषण पे मामला एक और चल चुका है, जो सीबीआई के एक्टिंग डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट पे उन्हें कहा था, फिर अटॉर्नी जनरल इंटरवीन हुए और विड्रॉ हुए। तो कई चीजें इस तरह की जो हैं वो इधर हमारे देश में होती रही हैं। शिलोंग टाइम्स के एडिटर पैट्रिशिया और उनके पब्लिशर शोभा चौधरी, उनको मेघालय हाई कोर्ट ने जो है कंटेम्प्ट में उनकी अपॉलॉजी के बावजूद सजा दे दी कि वो शाम तक कोर्ट में बैठेंगे और 2 लाख रुपए फाइन देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उसको स्टे किया। अब जरा सा ओरिजिन को इसको समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये लॉ का ओरिजिन हुआ है, उसके बारे में जरा सा बात कर लेते हैं। शेक्सपियर का हेनरी फिफ्थ पार्ट 2 एक्ट 5 सीन 2 और एक और किताब है कैम्बेल ने लिखी है, लाइफ्स ऑफ चीफ जस्टिसेस ऑफ इंग्लैंड, 1864 की किताब है। इसमें वो स्टोरी नरेट करते हैं कि प्रिंस हल जो बाद में जाके हेनरी द फिफ्थ बन जाएगा, ये हेनरी द फिफ्थ बहुत बड़ा इंग्लैंड का रूलर था। ये बादशाह रहा 1413 से 1422 तक, और जो 100 इयर्स वॉर हुई है उसमें इसने फ्रांस को हराया था। बहुत बड़ा मेडिवल वॉरियर माना जाता है। तो ये जब प्रिंस ऑफ वेल्स थे, राजकुमार थे, तब इनके किसी सर्वेंट ने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया और उनके ऊपर मुकदमा चला। तो राजकुमार साहब, प्रिंस साहब गुस्से में पहुंच गए जज के सामने अदालत में और उन्होंने कहा कि भाई मेरे इस नौकर को, मेरे इस असिस्टेंट को आप छोड़ दीजिए। तो जो चीफ जस्टिस थे गैस्कोइंग, उन्होंने कहा प्रिंस साहब रूल ऑफ लॉ है, आप भी रूल ऑफ लॉ से बंधे हुए हैं, जब इसको सजा हो जाएगी जाके बादशाह से पार्डन करा देना। प्रिंस साहब फिस्कल हो गए, धक्का मुक्की हो गई, जबरदस्ती करने लगे। जब यह जबरदस्ती हो रही है तब चीफ जस्टिस जो थे उसने कहा बिहेव योरसेल्फ, तब भी नहीं माने प्रिंस। तब चीफ जस्टिस ने प्रिंस का कंटेम्प्ट कर दिया। अब तमाम लोग ये स्पेकुलेट करने लगे कि इन्होंने राजकुमार का कंटेम्प्ट किया है, अब तो बादशाह सलामत इनको, बादशाह था हेनरी द फोर्थ, हटा देगा, इनकी तो जिंदगी अब खतरे में पड़ी है। ये मोनार्की की बात हो रही है, हम बात कर रहे हैं आप सोचिए 15th सेंचुरी में। लेकिन बादशाह खुश हुआ मुगम्बो की तरह, और उसने कहा कि भाई मुझे खुशी है कि मेरे देश में, राज में ऐसे जज हैं जो प्रिंस और गैर प्रिंस होना नहीं देखते, जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सबको देते हैं। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि प्रिंस ने भी बात मान ली, गो के रिलेक्टेंटली। यानी ओरिजिन जो हो रहा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, कैसे हो रहा है कि जो राजतंत्र में हावी लोग हैं, राजकुमार है, फ्यूचर बादशाह है, वो अगर अदालत के काम में अड़ंगा लगाए तो उसको कंटेम्प्ट की सजा होगी। और ले लीजिए अमेरिका की एग्जाम्पल दे देता हूं। प्रेसिडेंट थे एंड्रयू जैक्सन, बाद में प्रेसिडेंट बनेंगे। ये मेजर जनरल हैं, वॉर खत्म हो गई है, कुछ अखबार में आर्टिकल आ गया। अब उस आर्टिकल पे जो है इन्होंने, जिसने लिखा था लुइस ने, उसको अरेस्ट कर लिया। उस अरेस्ट के अगेंस्ट हैबियस कॉर्पस हुई। जैक्सन साहब ने जाके जज को अरेस्ट कर लिया। खैर वो जज को भी हैबियस कॉर्पस मिल गई, अटॉर्नी जनरल इन्वॉल्व हुए, और बाद में फिर अमेरिका के अटॉर्नी जनरल उसी जज के पास गए, जज हॉल के पास, और जाके ये कहा कि ये जैक्सन जो हमारा मेजर जनरल है, इसके ऊपर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स चलनी चाहिए।
कोर्ट ने उनको कंटेम्प्ट के लिए गिल्टी माना, 1000 का फाइन हो गया उनके ऊपर। बाद में यही एंड्रयू जैक्सन प्रेसिडेंट बन गए, लेकिन पूरी जिंदगी ये मलाल रहा कि मुझे भाई मालूम नहीं था कि वॉर खत्म हो गई है, पीस ट्रीटी हो गई है, तो मैं इससे गलती हो गई, लेकिन मुझे कंटेम्प्ट की सजा हो गई। मरने से 1 साल पहले उन्होंने कांग्रेस मैन को किसी को परसुएट किया और वो फिर एक लॉ पास हुआ और वो उनका पैसा वापस किया गया ताकि उनका ऑनर जो है वो विंडिकेट हो जाए। इसका मतलब ये है कि जरा सा ओरिजिन में अगर आप देखेंगे तो ये जो कंटेम्प्ट लॉ है, अगर इसको देख लें 10th सेंचुरी में, 11th सेंचुरी में, ये लॉ इसलिए नहीं आ रहा कि ये लोगों का लॉ बनाया हुआ है, बल्कि ये किंग का लॉ है। और किंग तब तक माना जाता था कि वो विकार ऑफ गॉड है ऑन अर्थ, वाइस रिजेंट ऑफ गॉड है ऑन अर्थ। अकबर भी जैसे कहता था जिल्ले सुभानी, डिवाइन था। तो जो किंग की वायलेशन करे उसे सजा दी जाए। जजेस को यह माना जाता था कि वो मिनिस्टर हैं। आज तो ये आइडिया नहीं आ सकता, अगर कोई जज मिनिस्टर की तरह बिहेव कर रहा है तब तो उसने अपनी वोट वायलेट कर ली, क्योंकि आज प्रिंसिपल है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का। लेकिन यह बात हो रही है उस जमाने में जब यह कहा जा रहा है कि इक्विटी कोर्ट इंग्लैंड की जस्टिस डिस्पेंस करती है ऑन बिहाफ ऑफ द किंग, और अगर उस कोर्ट के ऑर्डर का कोई वायलेशन हो रहा है तो फिर वो किंग का वायलेशन है, इसलिए सजा हो रही है। यही नॉर्मन के जमाने में भी लॉ हो गया, और कोर्ट्स हमेशा ये समझती रही कि ये उनकी इनहेरेंट पावर है। इसमें सर जॉन फॉक्स ने बहुत काम किया है। लॉ क्वार्टरली रिव्यू में 1918, 1909, 1920, 1922 में कई आर्टिकल्स लिखे हैं। ब्रेक्टन का जिक्र किया है, उसमें भी ये बात हुई है कि ये कंटेम्प्ट लॉ जो है ये पीस ऑफ किंग के बारे में आ रहा है। अब मैं जो आपको बात बताना चाह रहा हूं वो ये कि अगर आप इंडियन लॉ में आ जाएं तो पहला कंटेम्प्ट लॉ 1926 में बन रहा है, और उसके बाद जो प्रिंसली स्टेट थी, हैदराबाद की, मध्य भारत, मैसूर, पेप्सी, ट्रेवेंकोर, कोचीन, सौराष्ट्र, इन सब में कंटेम्प्ट लॉ थे। फिर 1952 में एक और लॉ आया कंटेम्प्ट का, फिर एक इस पे कमेटी बैठी, उसमें HN सन्याल थे, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। फिर एक बिल आ रहा है 68 में जो 71 में पास हो रहा है, 76 में उसे अमेंड किया जा रहा है। उसकी प्रियम्बल में ही कहा जा रहा है कि ये लॉ करेगा डिफाइन एंड लिमिट पावर ऑफ द कोर्ट्स। तो कोर्ट की पावर्स भी लिमिट होनी चाहिए। 2 तरह की कंटेम्प्ट होती हैं, सिविल कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट जो है वो सेक्शन 2B में है, और उसमें विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ये है। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो है वो सेक्शन 2C में है, जिसमें स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट या लोअरिंग और टेंडिंग टू लोअर द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, और विच प्रिजुडिसेस और इंटरफेयर्स विद द ड्यू कोर्स ऑफ जुडिशियल प्रोसेस, ये सब चीजें जो हैं ये कंटेम्प्ट मानी जाएंगे। फिर सेक्शन 3 में कह दिया गया कोई इनोसेंट पब्लिकेशन है तो उसे सजा नहीं होगी। फिर एब्यूज ऑफ फ्री स्पीच नहीं होना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला का मामला था, उसमें कोर्ट ने यह बात कही कि साहब फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो लाइसेंस नहीं देती आपको कि आप जजेस पे अनफाउंडेड करप्शन के चार्जेस लगाएं। फिर सेक्शन 4 में कह दिया फेयर और एक्यूरेट रिपोर्टिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग की कंटेम्प्ट नहीं है। फेयर कमेंट ऑन द मेरिट्स ऑफ द जजमेंट जो है, जो केसेस डिसाइड हो चुके हैं वो भी कंटेम्प्ट नहीं है। अपॉलॉजी के बारे में कहा गया कि अपॉलॉजी अगर अनक्वालिफाइड भी नहीं है और कंडीशंस भी हैं उसमें और बोनाफाइड है तो वो भी मान ली जाएगी, वो रिजेक्ट नहीं की जाएगी। 6 साल की सजा है और या 2,000 रुपए का फाइन है। और एक खास बात इसमें कही सेक्शन 13 में कि किसी भी कोर्ट को कंटेम्प्ट नहीं करना चाहिए जब तक कंटेम्प्ट सब्सटेंशियली इंटरफेयर ना करे विद द ड्यू कोर्स ऑफ जस्टिस। क्या कोई एक आर्टिकल, एक स्टेटमेंट, कोई एक ट्वीट, चाहे वो कितना ही गलत हो, बैड टेस्ट में हो, क्या वो ड्यू प्रोसेस ऑफ कोर्ट से सब्सटेंशियली इंटरफेयर करता है? ये बात देखने की होगी। ट्रुथ जो है अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में है, बोनाफाइड है, उसको माना जा सकता है एक वैलिड डिफेंस। और ये भी एक लॉ की पॉलिसी है कि टेक्निकल कंटेम्प्ट्स जो हैं उनको इग्नोर किया जाए। ये केस जो है ये भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया।
जजेस भी कंटेम्प्ट कर सकते हैं। सेक्शन 16 में दिया हुआ है, जज और मजिस्ट्रेट जो है एक्टिंग जुडिशियली अपनी ही कोर्ट या किसी दूसरी कोर्ट का कंटेम्प्ट कर सकते हैं। लॉ ऑफ लिमिटेशन इसमें समझ लीजिए कि जिस दिन से कंटेम्प्ट हुआ है उससे 1 साल के अंदर अंदर आपको कंटेम्प्ट का केस कर लेना है, वरना जो है वो केस लिमिटेशन में आ जाएगा। अब जरा सा 2-4 बातें मैं और आपसे कहना चाहता हूं कि जरा ये समझ लीजिए कि किस तरीके से हम डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल से हट रहे हैं। बोनाफाइड क्रिटिसिज्म वेलकम किया जाना चाहिए। देखिए, लॉर्ड एटकिन ने कहा था 1936 के जजमेंट में, पाथ ऑफ क्रिटिसिज्म इज अ पब्लिक वे, द रॉन्ग हेडेड आर परमिटेड टू err therein, provided the members of public abstain from imputing improper motives. Justice is not a cloistered virtue. She must be allowed to suffer the scrutiny of respectful, even though outspoken comments of ordinary men. ये पॉलिसी होनी चाहिए कि क्रिटिसिज्म अगर जजेस का, जजमेंट्स का हो रहा है, उसको इस स्पिरिट में लेना चाहिए। 2006 में यूपीए ने इसमें कुछ अमेंडमेंट लाने की कोशिश की, जिसमें ट्रुथ को एक डिफेंस कायदे से बना दिया जाए। फिर आप ये देखिए कि जो फेयर कमेंट है मेरिट्स ऑफ जजमेंट में, वो कंटेम्प्ट नहीं माना जाएगा, लेकिन जजेस को मोटिव, इम्प्रॉपर मोटिव जो है वो अब्यूज नहीं करने चाहिए। अब कंटेम्प्ट लॉ की एक और बहुत बड़ी मुश्किल जो है वो ये है कि इसमें जज जो है वो खुद ही विक्टिम है, खुद ही प्रोसिक्यूटर है और खुद ही जज है। ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल ऑफ फेयर ट्रायल से डेविएशन है। फिर कंटेम्प्ट में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मामला हो जाता है, और कंटेम्प्ट में ये देख लीजिए कि जज को डिस्क्रिशन है कि वो सजा देगा, तो वो पनिशमेंट दे रहा है। और तीसरी चीज इसमें यह है कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, जो क्रिमिनल लॉ का फंडामेंटल प्रिंसिपल है, उसके बजाय प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट से शुरू करता है जज। ये कंटेम्प्ट लॉ की प्रॉब्लम्स हैं। अब मैं आपको लॉर्ड डेनिंग का एक जुमला और सुनाऊंगा और उस पर बात आज की खत्म करेंगे। ये मेट्रोपॉलिटन पुलिस कमिश्नर का केस है 1969 का, जिसमें वो कह रहे हैं, ये 20th सेंचुरी के ब्रिटेन के ग्रेटेस्ट जज हैं, jurisdiction undoubtedly belong to us. Contempt jurisdiction undoubtedly belong to us. But we will most sparingly exercise, more particularly as we ourselves have an interest in the matter. जैसे मैंने कहा, वो खुद ही विक्टिम है, खुद ही प्रोसिक्यूटर है। Let me say at once that we will never use this jurisdiction as a means to uphold our dignity. कभी नहीं इस्तेमाल करेंगे हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को जुडिशरी की डिग्निटी बचाने के लिए। ये लॉर्ड डेनिंग कह रहे हैं, ये वो पॉलिसी है जो इंडियन जजेस को फॉलो करनी चाहिए। दैट मस्ट रेस्ट ऑन श्योरर फाउंडेशन। जुडिशरी की डिग्निटी के और श्योरर फाउंडेशंस हैं। आप जजमेंट्स कैसे देते हैं, आप अपने आप को कंडक्ट कैसे करते हैं, उससे जो है जुडिशरी की डिग्निटी जो है वो बढ़ती है। नॉर विल वी यूज इट to suppress those who speak against us, unquote। ये वो बात है जो मैं समझता हूं माइंड में रखनी चाहिए। जजेस को लार्ज हार्टेड टॉलरेंस, कंपैशन दिखाना चाहिए। जुडिशरी की डिग्निटी जो है वो लोगों के दिलों में बढ़नी चाहिए। मैं ये समझता हूं कि ये एक केस जिसमें हम, अब अपॉलॉजी नहीं हुई, 149 पेज का एक्सप्लेनेशन आ गया, वो बातें जो छुपी हुई थी वो पब्लिक में डिस्कस होंगी। इससे जुडिशरी की डिग्निटी बढ़ने के बजाय और उस पर अननेसेसरी डिस्कशन होगा। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। बाबरी मस्जिद के केस के बारे में एनालिसिस जो है उसके बारे में हमारे वीडियो और जरूर देखते रहिए।